अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। मुल्क में महंगाई ने गुज़श्ता 70 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉलर 175 रुपये तक पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा होने जा रहा है। अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ चुकी है, जबकि PDM के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोज़ एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि महंगाई एक आलमी मसला है, मगर अपोजिशन हुकूमत की ये दलील मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में तब्दीली आ चुकी है। हुकूमती अरकान की बगावत के बाद जाम कमाल मुस्तफ़ी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून इस तब्दीली को पंजाब तक पहुँचने की बात कर रही है। क्या पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़तरे में आ सकती है? इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। कराची से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन नासिर बेग चुगताई साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बतूल राजपूत ने, जो कि तज्जियाकार भी हैं और इसके अलावा एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं। मैं नासिर बेग चुगताई साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि हुकूमत अभी तक मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकी है, इसकी क्या वजह है? महंगाई बढ़ती जा रही है। दावे जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी बहुत बड़े बड़े थे, हुकूमत में आके भी बड़े बड़े दावे किए, लेकिन रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा। नसीब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको ही पता है, बतूल की बहुत अच्छी तरह पता है कि ख्वाब कुछ और होते हैं। हम बाज़ औक़ात ख्वाब देखते हैं सर्द मौसमों के, मौसम बहार के, और एक अच्छी मौसम ख़ज़ां के। मौसम ख़ज़ां बड़ा रोमांटिक होता है। मैं ऑलवेज आई लव मौसम ख़ज़ां। लेकिन जब वो आँख खुलती है तो हमें खारजार मिलते हैं, हमें वो सहरा मिलते हैं जो तपते हुए होते हैं, हमारे पाँव जरले होते हैं। तो हमने भी ख्वाब देखे थे। ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म ये है कि उन ख्वाबों को ताबीर ना दी जाए, उन ख्वाबों को पर अमल ना किया जाए। वो हमारे साथ यही कि हमें रिफॉर्म्स की बात की गई, हमसे कहा गया हमारी बहुत बड़ी टीम है, हमसे कहा गया हमारे पास हर शोबे की रिफॉर्म्स हैं। ये जो बदमाशियाँ कर रही है ये सर, ये हुकूमतें 1 रुपया बढ़ाते हैं, करप्शन करते हैं, 2 रुपये कम करते हैं, डिवैल्यू कर देते हैं, तो इतना पैसा लोग खा जाते हैं। यौमिया इतने पैसे जा रहे हैं मुल्क से बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मतलब हर वो बात ये तस्लीम करके आए थे। ये हमने भी यकीन किया था कि ये जितनी बुराइयां हैं ये आने के बाद उन्हें ख़त्म कर देंगे। 90 डेज का वादा किया था, हमको यकीन नहीं था कि करेंगे। हमने कहा 1 आध साल तो लगेगा। लेकिन अब सूरत हाल जो बनी है वो उसको छोड़ दें आप। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मसाइल, महंगाई जहाँ तक पहुँची है वो बड़ा खौफनाक सूरत हाल है। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त बात यह है कि दुनिया भर में महंगाई का बड़ा चर्चा है, बहुत महंगाई हो रही है दुनिया भर में। लेकिन नसीम, आप भी बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर जाता रहता हूँ, बतूल भी जाती, स्टडी किया हुआ इन्होंने, कि जब महंगाई बढ़ती है तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी सपोर्ट दी जाती है। वहाँ पर सोशल वेलफेयर में सपोर्ट दी जाती है। मैं अमेरिका को भी पढ़ रहा था पिछले महीने, वहाँ रिकॉर्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा 4.5, और उन्होंने रिकॉर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में इजाफा किया 4.9। 4.5 के बजाय 4.9 दिया आपको। फिर जाहिर है सब्सिडीज होती हैं वहाँ पर, आवाम के लिए सहूलतें होती हैं। बहुत सी गलत फहमियाँ हैं इस बारे में। पर कैपिटा इनकम निकाल लें आप डॉलर्स के अंदर। अच्छा, हुकूमत भी तो दावे करती है कि वो एहसास प्रोग्राम के जरिए जो है वो गरीबों की बहुत मदद कर रही है। कितनी मदद की है अब तक? कितनी बार की है? बताने में तो अरबों रुपए बताए जाते हैं। नहीं, अरबों रुपए नाकाफी है ना हमारे लिए। जो 40% आप तस्लीम कर रहे हैं कि 40% लोगों को सब्सिडी देनी है, इसका मतलब है कि 40% लोग नादार गरीब हैं। उन 40% लोगों तक आपको 12,000 रुपये महीना देना है। और आपने कितनी बार दिया है ये बता दें मुझे आप। अब आप राशन कार्ड लाना चाह रहे हैं, आप फूड कार्ड लाना चाह रहे हैं, हम कार्डों में गुजर जाएंगे, हम कार्डों में गुजर जाएंगे। मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी देखिए फ्रेट जो था ट्रेनों का वो 10% इंक्रीज कर दिया गया, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज कर दी गई, कराची का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मजीद 85 रुपीज़ पर यूनिट, 85 पैसा पर यूनिट इजाफा कर दिए गए। 14 नवंबर किस तरह आएगा, क्या लेकर आएगा? डॉलर की कीमत और बढ़ी है, रुपया और डिवैल्यू हुआ है, तेल और बढ़ा है। तो कोई हिकमत अमली तो होनी चाहिए ना। IMF से आपकी बात हो ही नहीं पा रही है।
अब वर्चुअल पे आ गए हैं आप। जी, हिकमत अमली से पूछते हैं अपना बतूल से। बतूल, ये बताइएगा कि हिकमत अमली जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा, इनकी मुआशी टीम नाकाम है। क्या वजह है कि ये अभी तक जो है वो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके? अब तो चौथा साल शुरू हो गया और 5वें साल में तो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। जी नसीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा परेशान कौन सूरत हाल है। आप मुझे खुद बताएं कि कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सी फील्ड है जिसमें लोग फ्लरिश कर रहे हैं? मीडिया को तो छोड़ दें, हमारी तनख्वाहों को, हमारी नौकरियों को छोड़ दें। आप जिन स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, कभी उनका हाल पूछें, क्या उनको सैलरीज टाइम पर मिल रही हैं? क्या वो सपोज सिर्फ यकसा निसाब की पॉलिसी आप बात कर लें, वहाँ सिर्फ इस प्रॉब्लम से लेके इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इट्स सो डिस्टर्बिंग। मेरे अपने बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑल्दो वो सिर्फ प्ले ग्रुप और केजी में है, लेकिन मेरे लिए एज अ पेरेंट ये इतना डिस्टर्बिंग है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम ये तक अब तक डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। इट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, इट्स डिजास्टर्स फॉर योर किड्स। और कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता कि आप ये किताब फॉलो करें या कुछ साल बाद आपके बच्चे को आपको इतनी बताना पड़ेगा कि तुम्हें सही किताब नहीं पढ़ाई। तो ये तो मैंने आपको रिसेंट एग्जाम्पल दिया है। जहाँ तक आप हिकमत अमली की बात करते हैं, देखिए नसीम, हिकमत अमली ऑब्जर्वेशन के बाद प्रायोरिटीज से बनती है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज तो बहुत अच्छी थी, सिविल डिसोबीडियंस की भी बात कर दी थी जब धरने दे रहे थे, और लगता था कि इनकी सारी तैयारी है। ये तो कहते थे हमारे पास बड़ी जबरदस्त कहते थे कि इनकी तैयारी है, लेकिन और पॉलिटिक्स में होता भी ऐसा है। अगर आप ये डायनामिक्स को समझें तो जो ऑपोजिशन होती है वो एक तगड़ी ऑपोजिशन ही इसलिए होती है क्योंकि वो आपके एक मुतबादल तैयारी दे रही होती है। इमरान खान ने यही प्रिटेंड किया था और वो इसी तरह बिहेव कर रहे थे कि उनकी बहुत तैयारी है, वो स्ट्रॉन्ग टीम लाएंगे। फिर वो स्ट्रॉन्ग टीम भी लाए, बकौल उनके वो इलेक्टेबल्स भी लाया, तो दिखने में लगा कि ये तो 20 साल चलेंगे अगर मुल्क तरक्की करा तो। लेकिन इस वक्त जो ग्रोथ की तारीफ गवर्नमेंट बताती है नसीम, वो मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका या वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको समझ नहीं आती कि एक ऐसी ग्रोथ है जिसमें डॉलर कितना ऊपर जा रहा है। तकरीबन 185 इंटर बैंक मार्केट में अगर आप इसकी वैल्यू देखें, और एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा है जब ऐसी शहबाज राना को पता ही डॉलर ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक तो ओवरसीज को कहते हैं कि जिस तरह बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। यही बात है, तो जो ये डॉलर ऊपर जाता है तो ऊपर की बात है रसीद। जी जी, ये मतलब हमारी अकल से बाला तर है बेसिकली। वो शहबाज राना को पता है, इज अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। रिसेंटली उन्होंने एक स्टोरी की कि जनवरी से स्टेट बैंक पैसे डाल रहा है इंटर बैंक में, तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स डाले जा चुके हैं ताकि डॉलर के साथ मुकाबला किया जा सके। फिर एक ये भी सिचुएशन ने देखी कि डॉलर को अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। ये तमाम फ्लक्चुएशंस ने गवर्नमेंट की तरफ से यही आया कि हम ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए जा रहे हैं, हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं। लेकिन ये बड़ी महंगी ग्रोथ पड़ रही है। ऑल्दो मैं इकोनॉमी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट का काम होता है कि चीजों को ऑब्जर्व करके मतलब जो है वो इतना हमें जरूर समझ में आता है। जरूरियात की चीजें बढ़ रही हैं। बिल्कुल नसीम, ये अगर एक ऐसी ग्रोथ जिसमें आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक आम पाकिस्तानी को, मुझे आपके हमारे जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को सुकून नहीं दे रहे, तो ये कैसी ग्रोथ है? आप निचले तबके को तो बिल्कुल छोड़ ही दें। तो ये जो जिस ग्रोथ की हुकूमत बात करिए, हुकूमत को बहुत महंगी पड़ेगी। ये तो हुकूमत को भी महंगी पड़ेगी। बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। उसके बाद जो नई किस्त आई है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो ओवरसीज वालों को फायदा होता है, क्योंकि जब वो घर पैसे भेजते हैं तो उनको ज्यादा पैसे यहाँ मिलते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ खर्चे कहाँ तक पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे आप? सॉरी टू से कि ये एक इंतहाई गलत, और मैं नहीं कहूंगा कि बेहुदा था, बहुत गलत बयान था। मैं ज़ैका खेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत गलत इस बयान था ये, और इससे पता चल गया कि गवर्नर स्टेट बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, कि उनकी कामत क्या है, कितने दराज कद है या कितना छोटा कद है उनका। और मालूम हो गया मिस्र में क्या करके आए वो, वहां भी यही सोचते ना इनकी वहां क्या करके आए। और यहां अगर वो 90 लाख अफराद को खुश करने के लिए गिरली से खेल रहे थे, तो बाकी तो 22 करोड़ तो नाराज हो गए। देखिए, अच्छा दूसरी बात, ये वो 90 लाख भी खुश नहीं हुए। मेरे बहुत अजीज वहां रहते हैं, लंदन में भी हैं, स्पेन में भी हैं, पूरे यूरोप में पहले में पूरा खानदान डिवाइडेड है हमारा, सिर्फ हम ही लोग हैं। मैं भी बाहर से भाग के वापस आया पाकिस्तान से मोहब्बत थी मुझे। 5 साल रहा और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अखबार का एडिटर था, वापस आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरे अजदाद यहाँ दफन है। तो वो ये बताते हैं कि भाई देखें, हम आपको जो पैसे भेजते हैं ना, वो यकीनन आप
74 में आप कैश करवा रहे हो, लेकिन अम्मा का जो खर्चा है वो और दुगना हो गया है। उनकी दवाएं 174 की नहीं है, अब 274 की हो गई हैं। 400% इंक्रीज है इवन। 400% इंक्रीज हो गया है। तो अम्मा को अब $1 पूरा नहीं पड़ता, अब $3 चाहिए उनको अपनी दवा के लिए। एक मामूली सी मिसाल दे रहा हूँ आपको ये। तो वो जो डॉलर यहाँ आता है वो खर्च भी तो यहाँ होता है ना। बिल्कुल। वो खर्च वहां नहीं हो रहा यूरोप में या लंदन में, या कहीं नसीम भाई जब जाते हैं टूर पे तो वहां खर्च कर ले, वहां याकी कर ले, जब यहाँ आए पता चल जाएगा। सर यहाँ से जो खरीद के जाना पड़ता है वो भी एक मुसीबत हो गई है। वही मुसीबत, बिल्कुल सही बात है। और वो अच्छा खास सामान जाता है, जी, जी। मुझे पता है वो अच्छा खास सामान होता है। तो जब 174 की निहारी खाएंगे आप, छोटी प्लेट, और तो आपको पता चल जाएगा $1 कितने का है। तो ये एक अजीबो गरीब बयान था, और ज्यादा मेरा ख्याल है उसको लोगों ने पसंद नहीं किया इसको, बल्कि माहिरीन माशिया, डॉक्टर इशफाक हैं, डॉक्टर पाशा हैं, इनको हैरत थी इस बात के ऊपर कि ये क्या चीज है, ये क्यों बयान दिया गया है, क्या इसको 90 लाख को खुश करना है। वो खुश नहीं होंगे, बाकी बहस को नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मजाक उड़ाया गया है। ये मजाक उड़ाया गया है कि लोगों की गुर्बत का, लोगों की दानिश का, लोगों की अकल का। देखिए बिल्कुल सही कहा बतूल ने कि आज किसी को ये फिक्र नहीं है कि आपके माशी इंडिकेटर वो झूठे हैं सच्चे मुझे नहीं पता कि वो कितने हैं, कितनी हाइट पे जा रहे हैं। उसको ही फिक्र है कि चिकन छोड़े यार, मटन छोड़े यार, दाल, मूंग की दाल कितने की है, सब्जी कितने की है, टमाटर कितने का है, सब्जी टमाटर कितने का है। वो एक साहब कर लेंगे टमाटर नहीं मिलता तो दही डाल लो। अरे भाई दही भी महंगा है। वजीर शौकत यूसुफजई साहब ने फरमाया था। ये तो वही बात होगी ना, वो जो फ्रांस की मलका थी, जब उसको बताया कि भाई लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं, तो वो पूछती है कि वो केक क्यों नहीं खा लेते। नासिर बेग साहब यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, एक मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले बतूल बात हो रही थी कि मलका ने कहा कि रोटी नहीं है तो केक खा लें। वहाँ तो फिर जैसे आपने बताया ब्रेक में कि रेवोल्यूशन आया था। पाकिस्तान में क्या हल है, यानी कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे, तकरीरें करते थे तो सारी कौम को नज़र आता था कि वे आउट है कोई, ये सब चोर हैं और इमरान खान साहब आएंगे तो दूध शहद की नहरें बहेंगी, नौकरियाँ आएंगी, 1 करोड़ 50 लाख घर मिलेंगे, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म करप्ट होता है तो तेल महंगा होता है, तो पेट्रोल महंगा होता है, तो बिजली महंगी होती है। और ये तो एक अपोजिशन की फोर्स के तौर पे बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन बना लिया था अपना इमरान खान ने। और आपको याद होगा एक मीडिया की एक वसी सपोर्ट थी उनके पास। मेरा ख्याल है शायद ही किसी चैनल को प्रेशराइज करने की ज़रूरत पड़ी होगी उस दौर में। जर्नलिस्ट बहुत खुले दिल के साथ इमरान खान के इंटरव्यूज़ करते थे, और बजाते खुद मैं बहुत होपफुल थी एज ए स्टूडेंट, एज ए जर्नलिस्ट के यार चेंज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इनके लिए सबसे अहम नुकता जो इनकी फेवर में जाता था, ये हाइब्रिड सिस्टम की जो टर्म निकली इनकी फेवर में जाती थी, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनके साथ थी। और एक सबसे अहम तजिया जो अब तक इनकी ज़ात पे पूरा उतरता है वो ये कि इन पे कोई करप्शन का दाग नहीं है, जो कि वाकई नहीं है इनकी ज़ात पे। लेकिन बदकिस्मती से या बैड एडवाइजर्स की वजह से या इनकी बुरी टीम की वजह से ये परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि इनको पहले किस डिपार्टमेंट को सेट करना है। तो ये वाला जो इम्प्रेशन है इमरान खान का कि वो बड़ी पाक शख्सियत है, खुद कभी करप्शन नहीं की, ईमानदार है, मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है। पहला रिलेशनशिप उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पहला रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि जो उनकी अहलिया थी वो मुल्क से बाहर मूव करना चाहती थी और पाकिस्तान के लिए यहाँ रहना चाहते थे। जो उन्होंने अपनी पहली किताब, पहली तो खैर उन्होंने किसी और सब्जेक्ट पे लिखी थी, जो इमरान खान की दूसरी किताब है। तो जब आप एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको उसकी संजीदगी का अंदाज़ा होता है, लेकिन जब वो फिर बेवकूफ़ियों पर बेवकूफ़ियाँ करती रहे उनकी गवर्नमेंट, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सिर्फ एक बेहतरीन वज़ीर आज़म या एक बेहतरीन टीम लीडर होने के लिए ईमानदार होना ज़रूरी नहीं है, समझदार होना भी उतना ज़रूरी है और आपके कान खड़े होना भी उतना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इनकी टीम में मसला है और शुरू दिन से मसला रहा है। और जो महंगाई वाला इशू है उसके लिए आपको एक ज़हीन, मेहनती, अवेयर इकोनॉमी की टीम चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। जो भी आता है आप वो देखें, यके बाद दीगरे जो भी टेन्योर्स आए, ये आपको सेम टीम नज़र आई। अगर ये सेम टीम वाकई कोई तब्दीली ला सकती होती तो यही मिनिस्टर कैबिनेट में 32-36 मिनिस्टर तो पीछे से ही चल के आ रहे हैं। नसीम साहब, आप अगर तब्दीली की बात करते थे तो नए चेहरे जो लाए वो इनएक्सपीरियंस थे, और जो आप इलेक्टेबल्स लेके आए वो पहले ही परफॉर्म कर चुके थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर तक।
आप कौन सा ऐसा शख्स लेके आए जो कि परफॉर्मेंस की बेस पे आप लेके आए? आप मुझे मिसाल दे दें, मेरे पास एनबीसी से पूछते हैं नासिर बेग चुगताई साहब, उस असद उमर जो आपको याद होगा जब अपोजिशन में थे और जिस तरह वो खड़े होकर कौमी असेंबली में तकरीरें किया करते थे और इकॉनमी का हिसाब किताब गिनवाया करते थे, वो तो आते साथ ही फ्लॉप हो गई। तो उसके आगे क्या स्टोरी चली, ये बताइएगा। सर बात ये है कि एक टर्म हम यूज़ करते थे जब जर्नलिज्म में कर रहा था, तो हमारे उस्ताद थे डॉक्टर शरीफुल मुजाहिद साहब। उन्होंने मुझे कॉग्निटिव डिसोनेंस पर एक थीसिस टाइप की रिपोर्ट लिखने को कहा था। अच्छा, मैं पहले तो समझे नहीं मतलब क्या है इसका, फिर जब मैंने रिसर्च किया तो मालूम हुआ कौल व अमल में अदम मुताबिकत। अब तो खैर लिख दिया हमने उसके बाद। तो कौल व अमल में अदम मुताबिकत का मसला है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप कहते हैं कि इदारों को आप चलने देंगे, आपने कोई इदारा नहीं चलने दिया। आपने पीटीवी से लेकर पीआईए तक आपने सब जगह पर जो काम किए हैं वो तो कमाल के काम किए हैं। फिर पंजाब आपने बुज़दार साहब के हवाले कर दिया, जो मुस्लिम लीग नून को भाते हैं, बहुत भाते हैं वो, और अभी तक कोई अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ आने का कोई मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा। फिर अभी जो आपने किया, टू बी वेरी सॉरी कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ बात को, लेकिन क्योंकि बात बहुत डिस्कस हो रही है तो मुझे करना पड़ रही है कि आईएसआई के बारे में जो आपने किया वो बहुत खतरनाक था। वो खेल गया, वो आप इदारों से खेल गए, और आखिर में क्या हुआ कि आपको जनरल नदीम अंजुम को ही आईएसआई का चीफ बनाना पड़ा, डीजी बनाना पड़ा। नोटिफिकेशन 20 नवंबर से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा मेरा ख्याल है। तो वही करना पड़ा आपको। तो भाई जो 25 दिन आपने पूरा बेड़ा गर्क किए रखा इस मुल्क की सूरत हाल का, गैर यकीनी सूरत हाल। मतलब ये एन मौके पे आखिरी टाइम पे आके फैसले करते हैं, जैसे नैब चेयरमैन ने जाना था, नए ने आना था, उधर भी आपने नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस ला के उन्हीं को एक्सटेंशन दे दी। मतलब फैसले इनसे नहीं हो पाते। एक हमारे यहाँ हॉकी प्लेयर थे, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह और इस्लाउद्दीन, 3 की टीम चलती थी, लेफ्ट राइट और सेंटर फॉरवर्ड। अच्छा, ये तीनों कमाल के हॉकी प्लेयर थे, इनका निशाना कभी खता नहीं गया। ये डी के अंदर और द टॉप ऑफ द गोल और चेहरे पे जाके गोल करते थे गोलकीपर के, वो गोल कभी मिस नहीं हुआ। यहाँ सब मिस हो रहे हैं, यहाँ सब गोल मिस हो रहे हैं। और देखिए एक टॉमी का टारगेट मिस हो गया, आपकी बम्पर प्राइस है गंदम की, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं आपकी बम्पर प्राइस है कॉटन की, कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं आप फूड स्टफ, आप दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। तेल तो छोड़ दें आप, तेल तो हम करते ही रहे हैं, तेल लेने चले गए हम, लेकिन ये कि हम वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी कैश क्रॉप थी, जो हम पढ़ते आ रहे थे कि इससे पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है। अब हम पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला उनको इंपोर्ट करने पर खर्च कर रहे हैं। फिर गलतियाँ, सब्सिडी दी आपने एक्सपोर्ट कर दिया उनको, गंदम कम हो गया। फूड सिक्योरिटी की जो चीज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है और जो बड़ा अच्छे वजीर को दी हुई है आपने, वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि वजह क्या है? मुदाखलत हो रही है। वजह क्या है? वजह बतूल से पूछते। बतूल, ये तमाम मामला जो नासिर बेग चुगताई साहब ने बताया कि हमारी बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, जिन क्रॉप्स को हम पाकिस्तान से बाहर बेच सकते थे वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसमें इसी हुकूमत जिम्मेदार है या जो साबका हुकूमतें भी गुजरी हैं उनकी भी जो कंटिन्यूटी थी या उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो गलत रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुँचा है? देखिए नसीम, आई एम श्योर आप इस बात से अवेयर हैं कि ये सेक्टर, चाहे शुगर का हो या कॉटन को, ये कितना पोलिटिसाइज हो गया है। और जब ये शुगर की रिपोर्ट डिस्कस हुई है तो ये डिस्कस हुआ था कि एक माफिया का फैक्टर है, और माफिया का फैक्टर इस तरह से है कि चाहे वो पीटीआई के कुछ इंपॉर्टेंट ख़ानदान हो या साबिका हुकूमत के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका एक असर रसूख रहा है। हो ये सब पहले भी रहा था, लेकिन इस गवर्नमेंट में इतना अनकंट्रोलेबली हुआ कि एक्सपोज हो गया और इस नहज पे पहुँच गया कि जो हमारी बम्पर प्राइस के आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो बिल्कुल पहले भी हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा अनकंट्रोलेबली हुआ, और इसीलिए हुआ कि इमरान खान साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू यूज़ दिस सेंटेंस, ये उनकी बहुत एक पुरानी कॉलीग थे स्पोर्ट्स के, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, एक बैन अवी इदारे को इंटरव्यू देते हुए, कि वो कान के कच्चे हैं, तो वो आई थिंक इट डजंट वर्क फॉर हिम। तो उनको जो मशवरा देता है मान लेते हैं, वो नहीं ये सेंस कर, वो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि उनका अच्छापन, उनकी अच्छाई या उनका ईमानदार होना तब तक काम नहीं आ सकता जब तक वो राइट और अनपॉपुलर डिसीजन नहीं करेंगे। तो आई थिंक ही नीड टू
चेंज द टीम, ही नीड टू गेट द राइट टीम। लेकिन अब टीम चेंज करने का टाइम है, अब तो इलेक्शन सर पे आने वाले हैं, चौथा साल चल रहा है, 5वें साल में तो और अभी तो देखिए ऐसे हालात है ना कि जो हमारी मुल्क की सियासत की डायनामिक्स रही है, मुख्तदर हलकों की आपको सपोर्ट होगी तो आप आएंगे, ये एक फैक्ट है। और ये जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं ये हर जगह पे होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होते पाकिस्तान में नहीं होता। अगर किसी को अवामी सपोर्ट है तो उसे कहीं ना कहीं अपनी इस्टेब्लिशमेंट या मल्टा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है तो वो आके कुर्सी पे बैठता है, ऐसे कोई कुर्सी पे नहीं बैठता। इनको ये तमाम सपोर्ट सिस्टम के होने के बावजूद ये परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जो इनको लाने वाले लोग हैं वो तो खुद परेशान है कि इकोनॉमी भी नहीं इनको पता कि कैसे चलानी है, सिर्फ बेहतर डिप्लोमेसी नहीं करनी थी, या वो जुमले नहीं बोलने थे जो आपके बॉस चाह रहे थे, या कश्मीर के बारे में एक पर्टिकुलर स्टांस नहीं रखना था, काम भी करना लेकिन था। आप ये नहीं समझते कि गवर्नमेंट अभी नई आई थी, इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसके बाद कोविड ने जिस तरह हिट किया। अच्छा, लेकिन नसीम हम कब तक अपने आप को यही बहाने देंगे? जब ये धरने देते थे, जब ये कहते थे कि आई एम द मोस्ट पॉपुलर, जब ये कहते थे कि मैं इतने लाख वोट लेके वजीर आजम बन गया हूं, तो आप वो जो 22 साल की स्ट्रगल उसमें कुछ सीखा था तो आप आए हैं ना। आपको हम ये मार्जिन नहीं दे सकते कि हमारा पहला चांस है। मुल्क तो 70 साल से भी पुराना हो चुका है, अवाम तो कब से परेशान है। तो मेरे ख्याल इट इज़ नॉट अ गुड एक्सक्यूज। अभी ये हम थक गए हैं सुन के, हमें वाकई लीडरशिप की जरूरत है। और उसको अल्टरनेटिव मुझे आसिफ अली जरदारी नहीं चाहिए, मुझे नवाज शरीफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो भी इलेक्ट हो गया है वो अपना काम करे। आपके पास चॉइस कोई नहीं है, आपको पता है पहले 2 पार्टियों में चलता था। इसका हल ये होता है, अगर आप ये पढ़े, अगर आप डेमोक्रेसी पे लिखी जाने वाली किताबें पढ़ें तो उनमें एक बड़ा, आई एम श्योर एनबीसी मुझसे एग्री करेंगे, तो उसमें एक प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन की बात होती है कि अगर सिर्फ आपका इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना, तो अगर वही जमातें जो पहले इक़्तिदार में रही हैं और बुरा काम करती रही हैं तो वो फिल्टर हो के सामने आएंगी। उन्हीं में लोग नए चेहरे फिल्टर होकर, सिर्फ जमात को तोड़ देने से, जैसे शीन में से नून में से शीन निकाल दो, ये वाली बातें चेंज करके पॉलिटिक्स की इजाजत होनी चाहिए, या फिर काउंसलर लेवल से ऊपर आए ताकि उनको पता हो कि करना क्या है। लाहौर में इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। मैंने वहाँ के मेयर को इंटरव्यू किया तो वो ही वाज सो हेल्पलेस दैट आई कांट डू एनीथिंग। हम लोग बाहर खड़े में, हम ताले, हमें पुलिस ताला नहीं तोड़ने दे रही है हमारे दफ्तर का। तो आपने इनका, अगर पीटीआई का आप मैनिफेस्टो पढ़े तो बल्दियाती चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें लगता है कि पता नहीं क्या तब्दीली आ जाएगी। चलिए, अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा नासिर बेग चुताई साहब, अभी जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ, वहाँ पे अपना जाम कमाल को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा ना देते तो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था उनके खिलाफ हो जाना था। तो मुस्लिम लीग नून इस पर बहुत खुश है और वो चाह रही है कि पंजाब में भी लेके आए। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब में कोई इस किस्म का स्टेप लेगी पीडीएम? देखिए, मुझे ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सूरत पे बहुत खुश है, लेकिन पंजाब में आके वो ये नहीं करेगी। मैं, देखिए नसीम, आपसे मेरी बात होती रहती है, मैं कब से ये बात कर रहा हूँ जी कि ना पीस पार्टी इस्तीफे देगी और ना नून अदम इत्मीनान लेकर आएगी। ठीक है, दोनों बातें आपके सामने भी हो चुकी हैं, आपसे बात भी हो चुकी है। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि मुस्लिम लीग नून बुज़दार के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक लेकर नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी से कहते लेकिन बंदे पूरे करो। पीपल्स पार्टी बंदे पूरे क्यों करे? जिसके पास मेजॉरिटी है वो पूरे करे ना। जी जी। अगर सिंध में तहरीक इत्मीनान लानी है तो जीडीए से कहा जाए कि जी आप बंदे पूरे करें आप। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास तो वहाँ 4-5 बंदे हैं, शायद मुझे पता नहीं कितने, 7 बंदे हैं। मतलब देख का दाना भी नहीं है, तो इतनी बड़ी असेंबली है वो। और नून लीग की तादाद पीटीआई के मेंबर से ज्यादा है, वहाँ पे ज्यादा है। और वो डर इस बात से रहे कि उनका जो एक्सपोजर हो जाएगा कि अगर वो हुआ और बहुत से लोग लापता हो गए, इस्लामाबाद चले गए, पाली इलाकों में चले गए, वाकई चले गए, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, जैसे पहले बलूचिस्तान से गए थे, तो क्या होगा और कितने लोग बचेंगे? क्योंकि देखें, सूबाई असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी इनके लोग गायब होते रहे हैं। जी जी। शिकायतें आती रही हैं कि इतने लापता थे, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इतने गायब थे, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बुज़दार उनके लिए फ़ायदेमंद है। बुज़दार इमरान खान के लिए हो ना हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनकी जगह परवेज़ इलाही आएंगे तो बहुत ताकतवर बंदा आ जाएगा, उनकी जगह हमजा शरीफ आएंगे तो बहुत ताकतवर बंदा आ जाएगा। और ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि ये ताकतवर बंदा वहाँ पर किसी को चाहिए होगा।
बतूल, आप क्या कहती हैं, मुस्लिम लीग नून जिस तरह कहा जा रहा है कि उनमें डिवीज़न आ रही है, आपने भी अभी बात की कि ऐसी बातें क्यों की जाती हैं कि शीन में से नून आ जाएगी या नून में से मीम आ जाएगी, एक इनकी जो है वो प्रॉपरली गाइडेंस होनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस की। तो जिस तरह ये हमारी अपोजिशन एक्ट कर रही है, आप मुतमईन हैं इनके रोल से? जैसे NBC ने कहा, मैं इनसे एग्री करती हूँ। मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ कि पंजाब में तब्दीली की बात पहले भी हुई है, PDM के अंदर, पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर भी हुई है, लेकिन तब PMLN नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और अब दोबारा अगर पीपल्स पार्टी ये प्रपोज करे भी तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो PMLN में अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। और अगर चीफ मिनिस्टर चेंज करते हैं तो अपोजिशन लीडर के हवाले से भी सवाल उठेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये करना इतना इजी होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की फेवर में जाता है। उन्हें वहाँ पे ऐसा बंदा चाहिए जो काम नहीं करने वाला हो। वो बज़ाहिर सब ये कहते हैं कि पंजाब में कुछ नहीं हो रहा या बुज़ार साहब कुछ नहीं करे, लेकिन जिनको बुज़ार साहब सूट करते हैं उनको करते रहेंगे। लेकिन ये तब्दीली लाना पंजाब के अंदर इन हाउस इसलिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि PMLN को क्या एक्चुअली फेवर करता है? क्या हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर होंगे या शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर होंगे? फिर अपोजिशन लीडर कौन होगा? ये फहद हुसैन ने भी अपने कॉलम में इस चीज़ को बड़ा एक्सटेंसिवली लिखा है कि क्या PMLN को ये सूट करेगा कि चीफ मिनिस्टर भी अपना रखें और अपोजिशन लीडर भी अपना रखें? तो फिर मरीम नवाज़ कहाँ जाएंगे? क्योंकि मरीम नवाज़ तो वोट बैंक लेके, उनमें वोट बैंक की अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन जो काम करना है शहबाज शरीफ की जो कुर्सी संभाल सकता है वो हमजा शहबाज हैं। तो आई थिंक इट्स कोई ट्रिकी, एकदम से नहीं होगा। जो बलूचिस्तान वाला मामला है वो बिल्कुल एक इंटायर मामला है, डिफरेंट होता है हमेशा पाकिस्तान। लेकिन जो पंजाब के अंदर है, मुझे लगता है ये चलेंगे इलेक्शन तक। बस जरदारी साहब ने कहा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी। पंजाब में तो उनके पास वोट ही नहीं है। किस तरह कह रहे हैं कि वो उनकी वोट भी नहीं है, उनकी तंजीम साजी भी नहीं है, लेकिन ईंट से ईंट बजा देने की तो बात भी की थी ना, तो नहीं बजी। तो इस बात को आप उसी तरह समझ लीजिए। NBC उन्होंने कहा तंजीम साजी नहीं है पीपल्स पार्टी की। वो तलाल चौधरी भी शायद तंजीम साजी करने गए थे एक दफ़ा। तो आप क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो बयान दिया था जरदारी साहब ने, आप किस तरह देखते हैं उसे? मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी तंजीम साजी तो नहीं करती, वो किरदार साजी की बातें करते हैं, अगर से गलत है वो बात। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, मैंने इसको पहले बहुत रिफ्यूट किया था कि बिलावल का बयान बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर जब मुझे फीडबैक मिला कई जगहों से तो वो बड़ा डिफरेंट है। और आज की जो खबर, एक हफ्ते पहले की जो खबर है 3 दिन की, वो ये है कि वो बहुत पेनिट्रेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा, सिंध के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि कोई कुछ भी कहता रहे, सिंध तो पीपल्स पार्टी का है, आप भी जानते हैं। कराची में भी हालात बदल रहे हैं। अच्छा, कराची में भी, क्योंकि PTI ने डिलीवर नहीं किया, MQ ने डिलीवर नहीं किया। जब फिर PTI और MQ का फिर मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में पीपल्स पार्टी फायदा उठाएगी। आप तो कराची में मौजूद हैं, ये बताइए कि मुर्तज़ा वहाब की कैसी कारकर्दगी जा रही है आजकल? मुर्तज़ा वहाब, देखें, मुर्तज़ा वहाब मेरे दोस्त का बेटा है, वहाब सिद्दीकी का। वहाब सिद्दीकी मेरे साथ डिबेट किया करते थे। हम इंटर कॉलेज डिबेट, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में जाया करते थे। वहाब कमाल का आदमी था। फौजिया का बेटा है, फौजिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और वो क्या कमाल की खातून थी, क्या मतलब पीपल्स पार्टी के इजलास में जिस तरह वो उधेड़ती थी ना पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज को, वो सुनने वाली बात होती थी, और कमाल की खातून थी। और बैरिस्टर है, बहुत पढ़ा लिखा है, और कराची को जानता है, कराची की गलियों को जानता है, कराची के कच्चे इलाकों को जानता है। वही काम कर रहा है वो आजकल, वही काम कर रहे हैं वो आजकल, एडमिनिस्ट्रेटर है, और पार्क बना रहे हैं, झूले बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सीवरेज लाइनें बना रहे हैं। तो यकीनन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, पैसा भी दे रही है, जो पैसा मांगते हैं वो मिल रहा है उनको। तो उन्होंने इलाकों में गए हैं वो जहाँ MQM के होल्ड था, जहाँ PTI का होल्ड था, और जहाँ के कहते हैं वो कि हमें इससे गर्ज नहीं, आपने किसको वोट दिया, हम आपको सहूलतें फराहम करेंगे। तो अभी जो आपने इंतखाबाती नताइज देखे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, उसका अक्स है कि पहले पीपल्स पार्टी के पास कंटोनमेंट बोर्ड की शायद 1 या 2 सीटें थी, अब 11-12 सीटें, और अभी जो हाल ही हुआ है जमनी, वो भी ले गई है वो। तो और ये इंतखाबात बहुत, किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया कि धांधली हुई है,
बहुत ठीक ठाक इंतखाबात हुए। एनवीसी, आपने ज़मनी इंतखाबात की बात की, बतूल ये बताइएगा कि लाहौर में ज़मनी इंतखाब होने वाला है, हल्का 133 में, जहाँ पे नून लीग के रहनुमा परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हो गया था। तो शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया कि वो चाहते हैं कि ईवीएम के ज़रिए वहाँ पे टेस्ट की जाए, ट्राई की जाए। तो ये कैसा आइडिया है? मुझे लगता है कि अगर छोटे पैमाने पे ज़मनी इंतखाब एक ही इंतखाब है तो उसमें आप इसको ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो जितने एक्साइटेड हैं, 1-1.5 साल बाद तो इन्होंने करना ही है, तो इसमें भी कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन जो मेरी कर लें, क्योंकि दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी, ऑपोजिशन की भी बात नहीं सुन रहे। लेकिन ये कि बाकी ममालिक में, ख़ासतौर पर इंडिया में, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। पहले एक छोटे इलेक्शन में, फिर कुछ ऐसे इलेक्शन में जहाँ पे ज़्यादा हल्के शामिल हैं, और मुल्कगीर इलेक्शन करते में शामिल होते होते तो उन्होंने 12 साल लगा दिए थे। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ज़मनी इंतखाब में ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इट कांट बी अ रिलायबल सोर्स। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पे अपोजिशन जीत गई तो जीत गई, अगर हार गई तो फिर वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी। हाँ, तो फिर ईवीएम मशीन की गलती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो रिसर्चर्स हैं, या बाकी इंडिया के अलावा भी, इंडिया ने तो बहुत बाद में, उससे पहले भी जिन ममालिक ने इस मशीन को इस्तेमाल किया, और इंडिया ने भी जब पहली दफ़ा मुल्कगीर इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया था तो 4 लाख मशीनों में इस्तेमाल किया, जिसमें से 12-13 मशीनें, जहाँ तक मुझे याद है, ख़राब भी निकली थी, और फिर उनको दोबारा रीचेक भी किया गया। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपनी आइडियाज़ और अपनी ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर चेंज तो करना पड़ता है, लेकिन जो जल्दबाजी का फैक्टर है वो आपको हमेशा नुकसान पहुँचाता है। अब इसमें इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है, अगर आपको ईवीएम मशीन मिल गई है, आपके पास इलेक्शन कमीशन, आपको पता है पहले भी ये डिबेट उठी कि नादरा का ज़्यादा फोटे है या इलेक्शन कमीशन का ज़्यादा है। ये दोनों फैक्टर्स, इन दोनों के से सलाह और मशवरे के साथ ही ईवीएम्स की इम्प्लीमेंटेशन पे आगे बात कर सकते हैं। फिर इन्होंने मीडिया को प्रेजेंटेशन दे दी तो अपोजिशन को नहीं दी, सेनेट को दे दी तो फिर पार्लियामेंट में नहीं दी। तो बड़ा गवर्नमेंट का बिहेवियर कंफ्यूजिंग रहा है कि वो ईवीएम के हवाले से कर क्या रहे हैं, और किसी को भी पहली प्रेजेंटेशन देने की बजाय ये लोग पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अब इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, इस इलेक्शन में कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर। आप क्या कहते हैं कि ये हल्का 133 लाहौर का जो है, उसमें ईवीएम को ट्राई करना चाहिए और अपोजिशन को भी इसमें साथ देना चाहिए? नसीम, बच्चों के शौक होते हैं ना, खिलौने सा, टॉय, नया टॉय, नई गन आई है, नई गाड़ी आई है, दुकान से लाए, वो शौक है पूरा। देखिए, इसको पूरा इस तरह कर सकते हैं हम कि ईवीएम भी लगा दें और जो मैनुअल वोटिंग है वो भी लगा दें। इंडिया में आज भी हो रहा है, इंडिया के कई स्टेट्स में आज भी ईवीएम भी है और मैनुअल वोटिंग भी है। ठीक है। और दैट्स व्हाई इंडिया, अच्छा, अगर कहते हैं आप 5 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा, तो इंडिया के इंतखाबात का रिजल्ट 1 महीने बाद क्यों आता है? सोचे ना। और 1 महीने बाद अगर पाकिस्तान में रिजल्ट आए तो यहाँ तो काया पलट जाएगी, आग लग चुकी होगी। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि कितने मुल्क हैं जो ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी रिसर्च करें। बतूल तो बहुत काम करती है, 7-8 मुल्क शायद टोटल। जी जी, और सर उसमें से भी कुछ पलट गए कि अब नहीं करना, हम नहीं कर रहे हैं, कुछ ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। अमेरिका की कई स्टेट्स ने कहा दफा करो इसको यार, कि आजाब हमारे सर पे पड़ गया है। इंग्लैंड में तो आप जाते ही हैं, पता नहीं आप वोटर है या नहीं है। जी जी, मैं वोटर हूँ वहाँ पे, और पेंसिल से हम टिक करते हैं वहाँ पे। पेंसिल से मैं गया था एक बार, तो मुझे बताया कि सामने मैं पेंसिल से वोट देकर आया हूँ। मैं कहा लानत, हम तो मोहर लगा के आते हैं। तो अच्छा, इंडिया वाले भी बेचारे 20 साल के बाद अब इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो ईवीएम्स को, अच्छा दूसरी बात क्या, ईवीएम कौन बनाएगा भाई? बतूल ने इशारा किया है, ईवीएम इंतखाबात से मुतालिक कोई भी चीज इलेक्शन कमीशन करेगा। इसका मुजाहरा इंडिया में टी.एस. सेशन साहब ने किया, जो वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और बहुत धाकड़ जज रह चुके थे वो, और उन्होंने आके इंतखाबी नक्शे बदल दिया। नो करप्शन, नो धांधली, कोई बदमाशी नहीं चलेगी आपकी, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कितने बड़े गुंडे हैं, आप लाइन में आके वोट देंगे आप, सब कुछ। और उसके बाद नताइज का ऐलान, उन्होंने पूरा फार्मूला बनाया कि नताइज का ऐलान होगा। उनको लोग कहते हैं बाबाए आज़ाद इंतखाबात। और आज तक इंडिया के इलेक्शन कमीशन पर उसके बाद से आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। मोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई सवाल नहीं उठाया, कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो भी आता है वो जनाब 5 मिनट के बाद कहता है जी मैं हार गया, मैं हार गया। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए आपको, जो इतना ताकतवर हो। वो नहीं चाहिए तो आजम स्वाति साहब गए और कहा मैंने बड़ा एहसान किया जाके वहाँ पे। ऐसे बंदे को तो पकड़ के सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए।
मतलब इलेक्शन एनबीसी जो भी हो वो शफाफ होने चाहिए, बाहर बेशक मैनुअल हो, बेशक ईवीएम से हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी है, टाइम की कमी है। नासिर बेग चुगताई साहब आपका बहुत शुक्रिया, बतूल राजपूत आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि दोनों पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि अगर महंगाई को देखें तो सिर्फ निचला तबका इस वक्त नहीं पिसा हुआ, जो दरमियाना तबका है, अमीर लोग हैं, हर कोई इस महंगाई से परेशान है। और गवर्नमेंट की जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो कोई सही सामने समेत नहीं आ रही। जिस तरह ये कहा करते थे कि इनके पास बड़ी ज़बरदस्त माशी टीम है, उसने अभी तक कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। और ईवीएम के बारे में कहा गया कि अगर उसको इस्तेमाल करना है तो एक अच्छी बात है, एक्साइटेड ना हो ज़्यादा, उसको इस्तेमाल करें, देखें अगर उससे अपोजिशन पार्टियां भी मुतमईन होती है तो उसको फेज़ वाइज जो है वो आगे बढ़ाते चले, ताकि इलेक्शन जो है, इलेक्शन बेसिकली शफाफ होने चाहिए, ताकि कोई भी उन पर उंगली ना उठा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।